फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? आप में से अक्सर लोगों ने बिटकॉइन और आजकल जो है पाई नेटवर्क का नाम ज़रूर सुन रखा होगा। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये बिटकॉइन और पाई नेटवर्क या इस तरह की और जो क्रिप्टो करेंसीज़ हैं, ये किस तरह से बेसिकली इनका साइकिल क्या होता है, इनका सर्कल क्या होता है, किस तरह से ये अपना जो है वर्किंग करती हैं और इनके साथ जुड़े हुए जो रिस्क और रिवार्ड यानी कि मुनाफा और नुकसान हैं, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। मैं हूं आपका होस्ट शबीउल हसन और आप इस वक्त मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। और अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ बिटकॉइन के बारे में। अब बिटकॉइन जो है ये वो डिजिटल करेंसी थी जो 2009 के अंदर जो है वो फर्स्ट टाइम मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस हुई। अब ये डिजिटल करेंसी जो है ग्रेजुअली जब पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस हुई तो इसके जो वैल्यू थी वो कुछ पॉइंट्स में थी। लाइक अगर डॉलर्स के साथ हम कंपेयर करें तो पॉइंट समथिंग इसकी जो है ना वैल्यू थी। 2020 के अंदर पाकिस्तानी जो रुपीज़ हैं उनके अगर देखा जाए तो एक बिटकॉइन जो है वो तकरीबन 5 पॉइंट समथिंग जो है वो मिलियन के इक्विवेलेंट हो गया था और 40 से 50 हज़ार US डॉलर के इक्विवेलेंट जो है उसकी वैल्यू हो गई थी। अब ये बिटकॉइन है क्या? बेसिकली बिटकॉइन जो है ये एक डिजिटल करेंसी है और डिजिटल करेंसी इस तरह से है कि ये कोई फ़िज़िकली कॉइन नहीं है, ना कोई इसकी फ़िज़िकली एग्जिस्टेंस है, ना कोई ये स्टॉक है या कोई इस तरह की चीज़ है। ये बेसिकली एक डिजिटल एक वर्चुअल कमोडिटी है जिसको इस तरह से जो है वो प्रोसेस किया गया है कि लाइक अब अगर कोई बाय करना चाह रहा है, कोई सेलर है, तो बायर और सेलर के बीच में एक ऐसा मैकेनिज़्म है कि जिसके ज़रिए वो अपनी पेमेंट्स करते हैं। पेमेंट्स का बेसिकली एक मैकेनिज़्म है, एक्सचेंज की एक ये कमोडिटी है और उसको एक बेंचमार्क बनाया गया है कॉइन के ज़रिए कि जितने ज़्यादा आपके पास कॉइन्स होंगे तो उसके इक्विवेलेंस आपके पास जो है वो डॉलर्स होंगे। मतलब अगर एक आपके पास 2 बिटकॉइंस हैं तो आपके पास लेट से अगर 90,000 के इक्विवेलेंस डॉलर बनते हैं तो 90,000 इक्विवेलेंस के अगेंस्ट जो है वो आप शॉपिंग कर सकते हैं। आप जो अपनी सर्विसेज ले रहे हैं या कोई गुड्स ले रहे हैं तो उनके अगेंस्ट जो वेंडर्स इसको एक्सेप्ट करते हैं, जो स्टोर इसको एक्सेप्ट करते हैं, तो उनको आप पेमेंट कर सकते हैं बग़ैर फ़िज़िकली उनको कैश दिए या कोई बैंकिंग के ट्रांजैक्शन किए हुए आप उनसे जो है वो सर्विसेज या गुड्स ले सकते हैं। अब डिफरेंस क्या है इस डिजिटल करेंसी में और जो बैंक से आप डिजिटल ट्रांजैक्शंस कर रहे होते हैं, इन दोनों में फ़र्क क्या है और इन दोनों में रिस्क कितना है, रिवार्ड कितना है? अगर आप बैंकिंग चैनल को यूज़ करते हैं तो बैंक में फ़िज़िकली आपके जो अमाउंट है वो किसी भी करेंसी में है, लेट्स से PKR है, इंडियन रुपीज़ के अंदर है, US डॉलर है, यूरोज़ है, वगैरह वगैरह, तो उसके इक्विवेलेंट आपके पास उतना डिपॉजिट होना चाहिए। और देन आप कार्ड स्वैप करते हैं या डिजिटल तरीके से अमाउंट ट्रांसफ़र करते हैं, किसी को पेमेंट करते हैं तो आपका अकाउंट जो है वो डेबिट होता है और अगले बंदे को जो है वो आपकी अमाउंट क्रेडिट होती है। अच्छा, इसके अगेंस्ट फिर बैंक फ़ीस भी आपसे चार्ज करता है और उसके जो सर्विसेज वो दे रहा होता है। लेकिन अब जो डिजिटल करेंसी है जैसे बिटकॉइन है, बिटकॉइन बेसिकली ना तो आपका किसी जगह पर किसी बैंक के साथ आपका डिपॉजिट पड़ा होता है और ना ही कोई इस तरह की और जो है वो स्टॉक्स वगैरह में, या इसके पीछे पहली बात तो यह है कि इसके अंदर इसके पीछे कोई रेगुलेटरी जो बॉडी है वो नहीं है, ना इसके पीछे कोई सेंट्रल बैंक है, रिज़र्व बैंक है, वगैरह वगैरह। ये बेसिकली एक एप्लीकेशन है जिसको जो है वो बनाया गया एक सॉफ्टवेयर के ज़रिए और उसी के अंदर ही जो है एक फिर मैं आगे इसके अंदर आपको मैकेनिज़्म समझाता हूँ कि वो काम कैसे करती है। तो उसी के गिर्द आपकी बेसिकली पेमेंट्स और रिसीट्स जो हैं वो चल रही होती हैं। बैकएंड पर इसको सिक्योर करने के लिए जो है वो कोई ना तो इदारा होता है और ना ही कोई इस तरह की कोई फ़िज़िकली एग्जिस्टेंस है। अब प्रोसेस क्या है? प्रोसेस यह है कि दो इसमें है ना, एक आप डाटा लेट्स अगर जो है वो माइनर्स के हिसाब से अगर देखा जाए कि माइनिंग इसके अंदर क्या है, तो माइनिंग ये है कि जो पार्टीज़ आपस में ट्रांजैक्शंस कर रही होती हैं तो जो उनका रिकॉर्ड रखते हैं उनको बोलते हैं कि बिटकॉइन माइनर्स। मतलब वो मिनिमम अमाउंट जो है वो अर्न कर रहे होते हैं और जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जैसे कोई थर्ड पार्टी इन्वेस्टर है वो बाइंग और सेलिंग कर रही है बिटकॉइंस के, खैर उनके पास अगर ज़्यादा मालियत की है या उनके पास इन्वेस्टमेंट है तो वो जो ख़रीदते हैं एक वो हैं, मतलब 2 तरीके से पैसे अर्न कर लिए। एक तो माइनर्स जो लेबर काइंड ऑफ वर्क कर रहे हैं, जिनके पास कंप्यूटर्स हैं, सिस्टम्स हैं, वो उन ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रख रहे हैं, या फिर कोई नए ब्लॉक्स जनरेट कर रहे हैं। अब ब्लॉक्स वो है जिसके अंदर जो है वो
आप जितनी भी ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं उनका जो रिकॉर्ड कीपिंग है उनको ब्लॉक्स कहते हैं, और उन ब्लॉक्स को जो मेंटेन करते हैं और नए जो ब्लॉक्स आगे जो फर्दर इनोवेट करते हैं वो भी एक मैकेनिज़्म है कि वो मैथमेटिकल काइंड ऑफ जो है वो एनालॉजीज़ होती हैं उनको सॉल्व करके, क्योंकि इसको सिक्योर करने का बेसिकली एक तरीका है कि वो डिफरेंट काइंड ऑफ जो है ना उसकी सिक्योरिटी के फिर उसको सोल्यूशंस देने होते हैं। तो जो रिकॉर्ड रख रहे होते हैं वो माइनिंग कर रहे होते हैं, उनके पास आती है मिनिमम अमाउंट क्योंकि वो लेबर काइंड ऑफ वर्क है। अब जो इन्वेस्टर्स हैं वो खेलते हैं इसकी प्राइस के साथ। अच्छा, प्राइस इसकी जो है ना वो टोटली स्पेकुलेशन के ऊपर है। अब 2010 के अंदर इसकी और प्राइस थी, 2012 में और थी, अचानक बूम और अचानक बिल्कुल आके ज़मीन पर लगती है प्राइस। तो दैट मीन्स कि इसके अंदर हाईली स्पेकुलेटेड बिजनेस है। ये कोई इस तरह से नहीं है कि बैक एंड पर कोई इदारा बैठा हुआ है कि जिसने इसको रेगुलर करवाना या कंट्रोल करना है या एक प्रॉपर प्राइस मैकेनिज़्म है। तो अचानक से इसकी प्राइस अप भी हो सकती है, डाउन भी हो सकती है। जो माइनिंग कर रहे होते हैं उनके लिए तो इसके अंदर कोई बड़ा लॉस नहीं है, क्योंकि उनको ना तो उन्होंने कोई फिजिकली इसके अंदर जो है वो अमाउंट इन्वेस्ट की होती है, ना उन्होंने बाइंग सेलिंग की होती है। लेकिन जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए जो है वो अगर तो इसकी प्राइस अप जाती है तो प्रॉफिट है, और लेट्स से अगर प्राइस डाउन जाती है तो उनके लिए उतना ही नुकसान भी हो जाता है। तो ये इसके साथ रिस्क एंड रिवार्ड जुड़े हैं। इसके बरक्स जब आप कोई फिजिकली बिजनेस करते हैं या बैंकिंग के रिलेटेड ट्रांजैक्शन करते हैं तो जो रियल टाइम करेंसीज हैं, जैसे कोई भी किसी भी तरह की करेंसी है, तो उसके पीछे एक सेंट्रल रिजर्व बैंक होता है, उसके उस करेंसी की एक वर्थ होती है। तो उसमें जो है वो इतना जो है अचानक से उसके अंदर जो है ना वो फ्लक्चुएसन नहीं आती है। जैसे अब डॉलर है तो डॉलर की प्राइस ग्रेजुअली ही बढ़ेगी, उसमें ये नहीं होता कि ओवर द नाइट जो है वो बिल्कुल ही प्राइस जाके जो है वो आसमान को छू ले और फिर जो है वो बिल्कुल डॉलर की वैल्यू लेट से अगर ज़ीरो हो जाए। तो इस तरह से नहीं होता। अब रिस्क और रिवार्ड क्या है? रिस्क ये है कि सट्टेबाज के लिए तो बहुत बेहतरीन रिवार्ड है कि ये ठीक है इन्वेस्ट कर दो, और जैसे जैसे इसकी प्राइस जो है वो बढ़ रही है उनकी कॉइन की वैल्यू बढ़ती जा रही है, और उस कॉइन के बदले जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज ले सकते हैं या इन्वेस्ट कर सकते हैं, आगे उसकी बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। जो माइनिंग कर रहे हैं उसके लिए मामूली सा रिस्क है और उसके लिए अर्निंग भी माइनिंग से ही है। तो अगर इसको फ्रॉड की नज़र से मैं देखूँ तो फ्रॉड आप नहीं कह सकते, हाँ ये कह सकते हैं कि स्पेकुलेशंस है। तो इसके अंदर चूँकि आपकी वो एफ़र्ट, वो एनर्जी, वो फिज़िकली तो आपकी कोई एग्जिस्टिंग है नहीं, और लेट्स से अगर इसके अंदर कोई, अब इसके साथ रिस्क हैं। रिस्क ये है कि अगर मार्केट के अंदर कोई फ्रॉड हो जाता है, क्योंकि ये टोटली डिजिटलाइज है, और इसको अगर कोई हैकर हैक कर लेता है और इस तरह की कोई इंस्टांसेस आ जाती हैं कि जिसके अंदर हैक हुए हैं, अकाउंट्स हैक हुए हैं, जिससे फिज़िकली जो अमाउंट हैं, जो कॉइन्स हैं वो दूसरे अकाउंट्स के अंदर शिफ्ट हुए हैं, या वट कोई भी वो तरीका लगाते हैं, तो इसको जो है सिक्योर करने के लिए ना तो कोई इंश्योरेंस कंपनी सिक्योर करती है, ना कोई सेंट्रल बैंक इसको इंश्योर करता है, और ना ही कि ये काफ़ी हद तक जो है वो इसको गवर्नमेंट के जो इदारे हैं उस मुल्क के, तो वो भी इसको इंश्योर नहीं करते हैं। ये टोटली डिपेंड कर रहा होता है आपकी डिसेंट्रलाइज फोर्सेस के ऊपर। और डिसेंट्रलाइज फोर्सेस कौन सी होती हैं? जैसे मैं हूँ, आप हैं, या कोई तीसरा बंदा है जो इसकी सारी रिकॉर्डिंग कर रहा होता है, इसकी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं। अब इसी तरह से जो अब पाई नेटवर्क है, पाई नेटवर्क के बारे में भी जो है ये अभी न्यूली इंट्रोड्यूस्ड है। अच्छा, इसके अलावा जो है वो काफ़ी सारी डिजिटल करेंसीज़ और ये क्रिप्टो करेंसीज़ जो हैं ये मार्केट के अंदर पहले भी हैं, लेकिन उसके अंदर ये जो है बिटकॉइन है, ये चूँकि ज़्यादा उसके अंदर फेमस है और काफ़ी हद तक अब इवन इसको जो इंटरनेशनल स्टोर्स भी एक्सेप्ट करते हैं। तो अब नई एक करेंसी आई है पाई नेटवर्क। पाई नेटवर्क जो है वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटीज़ के ग्रेजुएट हैं, उन्होंने इसके जो है एप्लीकेशन को डेवलप किया, फिर उसके अंदर जो है फर्दर उन्होंने चेक किया कि ये कितना लोड बर्दाश्त कर सकती है। 3 फेजेज़ हैं। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन उसका भी आपको मैकेनिज़्म समझा देता हूँ कि जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये कोई बहुत बड़ा फ्रॉड है, तो मेरे नज़दीक जो मेरी रिसर्च है उसके नज़दीक कोई जो है ना वो ये फ्रॉड टाइप तो चीज़ नहीं है, क्योंकि ना तो आप कोई चीज़ बाय कर रहे हैं, ना इसके अंदर कोई इन्वेस्ट कर रहे हैं, ना ही जो है वो आप कोई फ़िज़िकल एफ़र्ट कर रहे हैं, ना इसके अंदर करेंसी इन्वॉल्व है। सिंपली आपने ऐप डाउनलोड की, ऐप डाउनलोड करके वॉटेवर आपने एक दफ़ा उसको लॉगिन किया दिन के अंदर और क्लिक किया और आपकी माइनिंग हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो इसमें कोई शॉर्ट टर्म के अंदर बहुत ज़्यादा अर्निंग भी मुझे नहीं पर्सनली नज़र आ रही है, क्योंकि देखिए पैसा अर्न किस तरह से करना है। अब अगर बिटकॉइन है या पाई नेटवर्क है तो ये पैसा अर्न कहाँ से करेंगे? अर्न ओबियसली तब करेंगे जब लोगों का, मार्केट का इनके ऊपर ट्रस्ट होगा। अब ट्रस्ट डेवलप होता है ग्रेजुअली कि एक कंपनी है, लेट्स से कोई भी
आप बड़े किसी किसी मल्टीनेशनल कंपनी का कर लें या स्टोर्स का कर लें, वो अगर इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए एग्री होते हैं तो जो उनसे गुड्स ले रहे होते हैं वो आगे उनको पेमेंट करते हैं। तो ये पेमेंट और जो सर्विसेज ले रहे होते हैं उनके बीच का जो ट्रस्ट है, इसी के बेस पर इन सर्विसेज के अगेंस्ट मामूली सी कोई ये फ़ीस चार्ज करेंगे। एक तो ये इनका पेमेंट का होगा कि जी इस तरीके से ये अर्निंग कर रहे हैं, और इस तरह से अर्न करेंगे तो जो इनके सब्सक्राइबर हैं या जो इसमें फर्दर जो हैं ऑन बोर्ड लोग हैं उनको मामूली सा इसके अंदर प्रॉफिट मिलना शुरू होगा, क्योंकि अपने पास से तो वो कुछ दे नहीं सकते हैं। फिज़िकली बिज़नेस एग्जिस्ट नहीं कर रहा कि जिससे कोई प्रोडक्शन आ रही है या मैन्युफैक्चरिंग हो रही है जिससे आपने शेयर्स खरीदे हुए हैं और शेयर्स के अगेंस्ट आपको जो है वो पेमेंट्स मिल रही हैं। तो इस तरह का कुछ भी नहीं है। हाँ, लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो लॉन्ग टर्म के अंदर आप जो है वो अब जितनी नंबर ऑफ़ क्लिक्स डिपेंड करता है। वीडियो एक्चुअली ज़्यादा लंबी हो जाएगी, बट यह है कि जितनी आप क्लिक करते हैं, एप्लीकेशन जितनी डाउनलोड करेंगे, जितनी दफ़ा इसको क्लिक करेंगे उतनी ज़्यादा गूगल के ऊपर सर्चेज़ होंगी, जितनी ज़्यादा गूगल के ऊपर सर्चेज़ होंगी उसके अगेंस्ट इनको एड्स मिलेंगे, उसके अगेंस्ट जो है वो इनको पेमेंट्स मिलेंगी, जिससे अपने एक्सपेंसेस बियर करेंगे। जब ग्रेजुअली लोगों का ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा, नंबर ऑफ़ बायर्स और सप्लायर्स इस नेटवर्क के ऊपर ज़्यादा हो जाएंगे, तब इनकी अर्निंग बढ़ेंगी और तभी ये आप जाके जो है अपने सब्सक्राइबर हैं उनको पे ऑफ भी करेंगे। तो यही लाइक मुझे जो समझ आई है, इसमें कोई फ्रॉड टाइप नहीं है। हाँ, रिस्क इसके अंदर हैं, ये मार्केट रिस्क है, इंश्योरेंस रिस्क है, फ्रॉड का रिस्क है, या इस तरह की और एक्टिविटीज़ हैं। और जो बेसिकली कर रहा होता है इसके ऊपर सब्सक्राइबर जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इसके अंदर कुछ इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसके लिए कोई रिस्क नहीं है। तो यू कैन गो फॉर दैट कि देख लें या क्या किस तरह से हिसाब किताब चलती है, लर्निंग पर्सपेक्टिव से देख लें कि जी वन से ना डाउनलोड किया, क्लिक किया वगैरह वगैरह। तो जहाँ तक मुझे समझ आई है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसमें आपको मैं प्रोसेस समझाऊंगा कि ये बैकएंड पर इसके बेसिकली चल क्या रहा है, क्योंकि आज की वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इस वजह से मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपको ब्रीफली इसके बारे में बताऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।